हेलो एवरीवन। जितने भी भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आज हम लेकर आए हैं अक्टूबर 2022 में जिस एग्ज़ाम में जितने प्रश्न पूछे गए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से, उन सभी प्रश्नों को मैंने आज इस मॉडल पेपर में ऐड किए हैं जो 30% रहने वाले हैं, जिसमें से 15% सामान्य ज्ञान के और 15% सामान्य विज्ञान के रहेंगे। और ये प्रश्न वो प्रश्न है जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था आर्मी का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उन्हीं प्रश्नों को मैंने आज पहले मॉडल पेपर में ऐड किया है। जिसमें से हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, किसी भी देश की पहली महिला किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारे पास श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है श्रीमती श्रीमाऊ बंडारनायके, ऑप्शन सी है श्रीमती सुचेता कल्पनानी और ऑप्शन डी है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती श्रीमाऊ भंडार नायके। श्रीमती श्रीमाऊ भंडार नायके किसी भी दुनिया की, अगर देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो किसका आएगा? श्रीमती श्रीमाऊ भंडार नायके का। कौन थी? श्रीमती श्रीमाऊ भंडार नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला देश जहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ये वो प्रश्न है जो अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सभी प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को मैंने आज मॉडल पेपर 1 में शामिल किया है। और ये मॉडल पेपर 1 नहीं 50 कराऊंगा मैं आपको, और 50 दिन में आपको उम्मीद करता हूँ कि 50 दिन में मैं आपको 50 मॉडल पेपर आराम से करा दूँगा। और अभी आपकी एग्ज़ाम लगभग मार्च अप्रैल में होगी 2025 में, तो आराम से ये मॉडल पेपर 50 में आराम से करा दूंगा आपको। दूसरा प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला देश जहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की विश्व का पहला देश है जहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है जर्मनी। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। क्या हो जाएगा? विश्व का पहला देश जहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आर्मी अग्निवीर जीडी में, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और ये अग्निवीर जीडी के लिए नहीं, ये अग्निवीर जीडी, WMP और TDN ट्रेडमैन, TDN का मतलब ट्रेडमैन तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, तीनों की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न नहीं है, तीनों की शिफ्ट में अक्टूबर 2022 की शिफ्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 38 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। गवर्नर का मतलब क्या होता है? राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है राज्यपाल बनने के लिए? तो कितनी होती है? कितनी होती है? कमेंट में सभी बताइए कितनी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। गवर्नर बनने के लिए 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, या अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, या महात्मा गांधी जी ने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो किसने दिया जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने।
लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। नारा मतलब ये जो नारे हैं ना, नारे, इनमें से 1% 100% आता है। हर शिफ्ट में 1% ज़रूर आता है नारे से। हर शिफ्ट में आता है, हर शिफ्ट में 1% ज़रूर आता है। 2 नंबर का आता है और 1% ज़रूर आता है इनसे, और पूछा भी गया है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा तैयार किया गया? कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा तैयार किया गया? ये मतलब ऐसे प्रश्न है जो आपको मतलब इतने हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, इतने हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नहीं तो जीके जीएस से पूछे जाएंगे, ना ही रीजनिंग मैथ से पूछे जाएंगे। हाँ, फिलहाल 10वीं के लेवल की है ये, हम मानते हैं कि 10वीं के लेवल की। हाँ, तो मैथ भी आती है तो 10वीं के लेवल की आती है। अभी फ़िलहाल 2024 में जो एग्ज़ाम हुई थी अप्रैल में हुई थी, अगर उस मैथ को देखा जाए ना तो बहुत ही मतलब बताया जाए तो या इतना अच्छा लेवल नहीं था कि जितना बताया जाए। सब 20 में से 19 20 में से 19 करके आ रहे थे। तो इस अब आंसर क्या है? तो ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस ये मॉडल पेपर, अगर जो बंदा मॉडल पेपर लगा के भी गया था ना, उसका मैं बता रहा हूँ 50 में से 30% तो आराम से सही थे। जिसने अगर मॉडल पेपर लगाए हैं ना 50 पूरे, उसके तो 50 में से 30% तो आराम से सही थे। इस बार ज़्यादा लेवल से नहीं पूछा गया था, लेकिन फ़िलहाल बता नहीं सकते अगली बार कितना हार्ड पूछे और कितना टफ इजी पूछे, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा तैयार किया गया? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है मुंबई। तो कौन सा शहर एडविन लुटियन द्वारा तैयार किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा शहर तैयार किया गया था एडविन लुटियन द्वारा? ऑप्शन ए नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर ए हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फ्लाई शटल क्या होता है? फ्लाई शटल क्या होता है? ये फ्लाई शटल एक वस्तु है जो बुनने के लिए काम में आती है। किसके लिए? बुनने के लिए काम में आती है ये। ऑप्शन ए आंसर से हो जाएगा इसका, ये बुनने के काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी वैशाली। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी, तो प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? अब मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, देख लो 2022 में इससे प्रश्न पूछे गए हैं इतना, और अभी भी फ़िलहाल अभी जो चॉइस में एग्ज़ाम हुआ उनमें भी जीके जीएस कोई टफ नहीं था, इजी था। और इजी भी नहीं बता सकते, मॉडर्न लेवल का था। इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडर्न लेवल का था। तो प्राचीन भारत में मगध की राजधानी थी। प्राचीन भारत में मगध की राजधानी क्या थी? प्राचीन भारत में मगध की राजधानी थी। तो क्या आंसर क्या देगा इसका? राजगृह। राजगृह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी राजगृह क्या थी? प्राचीन भारत में मगध की राजधानी थी राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? अब ऐसे मानो कि आपको थ्योरी में से प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, मतलब अगर जो बंदा, अगर कोई भी कोर्स अगर परचेज कर रहे हो आप, कोई भी किसी का मान लो, मैं नहीं बता रहा कि उसका लो मेरे से मतलब नहीं, अगर किसी का भी अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हो, तो उनसे अगर आप 2-2 क्लासें भी लेके गए ना, ऊपर से उनकी 2-2 क्लासें भी लेके चले गए ना, तो बस आर्मी में उतना ही पूछा जाता है,
ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, टफ में नहीं जाते वो, डीपली में कभी भी नहीं जाते डीपली में। TCS कंपनी है जो इनका ये पेपर करवाती है, और TCS आर्मी के लेवल का ही पेपर देती है, टफ पेपर नहीं देती, कभी भी नहीं देती। हाँ फिलहाल हो सकता है 1-2 शिफ्ट में हो सकता है आ जाता है, लेकिन पेपर बहुत मॉडर्न आता है, ना इजी आता है। इजी भी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर चाहता है कि मैंने फॉर्म भर दिया और ऐसे पेपर दे के आ जाऊँ, पास हो जाऊँ, वो तो है नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर दो बंदा अभी से 3 से 4 घंटा अगर डेली लगातार पढ़ रहा है ना, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पेपर पास हो जाएगा बंदे का आराम से। हमारा प्रश्न है, कौन से राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? कौन से राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य है जो समुद्री सीमा में नहीं है? कौन से हैं? तो आप सभी बता देंगे। ये तो कौन सा नहीं है? सभी को पता है कि हरियाणा कोई सी समुद्री सीमा से नहीं लगता है। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा कौन सी सीमा, कोई सी सीमा से, समुद्री सीमा से सीमा नहीं लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किसको नहीं पता? सबको पता रहता है, और पता है जिसको, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कोर्स परचेज, किसी का कोर्स ले लो या आप किताब एक बुक परचेज कर लो। अब अगर एक बार स्टडी कर ली ना आपने, तो ये मतलब आंसर आएंगे आपके फटाफट, इतनी तेज़ी से आंसर आ जाएंगे कि आप, वो आपके कॉन्फिडेंस हो जाएगा इतना अच्छा, बहुत अच्छे से। प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? तो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कोयला उत्पादन करने वाला किसको पता नहीं है? सबको पता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए चीन। क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? अब देखो तुम, 2022 में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए हमारा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ऑप्शन बी है हमारा बाबा इमराई और लोधी के बीच, ऑप्शन सी है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, बाबर और राणा सांगा के बीच। ये बबलू की जगह बाबर है, बाबर। और इसमें बी में भी बाबर और इमराई के लोधी के बीच। ऑप्शन सी है बाबर और राणा सांगा के बीच, और ऑप्शन डी है अकबर और हेमू के बीच। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस? तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को। 12 नवंबर को क्या मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। किस दिवस के रूप में? युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को। तो और बाल दिवस को मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है?
वायुसेना होती है उनका प्रमुख कौन होता है? तो वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है वायुसेना का प्रमुख? वायुसेना का प्रमुख एयर चीफ मार्शल होता है, क्या जनरल होता है, क्या लेफ्टिनेंट होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो वायुसेना का प्रमुख होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल आंसर से हो जाएगा हमारा एयर चीफ मार्शल। क्या हो जाएगा? एयर चीफ मार्शल। राइट आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? अब बताओ मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ, एक मीनाक्षी, ये मंदिर है ना, मंदिर हो गए, त्यौहार हो गए, इनसे एक पर्सन ज़रूर आता है। इनसे एक पर्सन ज़रूर आता है। देख लो, तुम खुद देख लो, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। कहीं से भी कोई सी भी वीडियो में उठा के देख लो ना, अगर ये प्रश्न न पूछा गया हो तो, और कोई सी भी प्रीवियस या पिछले वर्षों में जो पूछा गया प्रश्न है, या एक एस के या कोई सी भी किसी भी की बुक में देख लेना, अगर ये प्रश्न ना बताया गया हो तो आपको मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी राजस्थान में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? आंसर क्या जाएगा हमारा? नील। कौन सी है? नील। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील है। कौन सी है? नील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जीके के 15 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब बात करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य भाग 2 आ गया है और सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के हमारे इस मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 2022 में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज का सामान्य विज्ञान से पहला प्रश्न आया है और वैसे 16 प्रश्न है। मशरूम निम्न में से क्या है? पूछा गया है मशरूम निम्न में से क्या है? तो मशरूम निम्न में से क्या होगा? क्या कवक है, क्या जंतु है, क्या पादप है, या इनमें से कोई नहीं? तो मशरूम निम्न में से क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कवक। क्या है? कवक। मशरूम निम्न में से क्या है? कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खियों के पालन को खाया जाता है। मधुमक्खियों के पालन को क्या खाया जाता है? मधुमक्खियों के पालन को क्या खाया जाता है? क्या एपीकल्चर खाया जाता है, क्या सेरिकल्चर खाया जाता है, क्या बैरोमीटर खाया जाता है, क्या रजत क्रांति खाया जाता है? तो मधुमक्खियों के पालन को क्या खाया जाता है? मधुमक्खियों के पालन को क्या खाया जाता है? सभी बताइए, आंसर बताइए। मधुमक्खी के पालन को खाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। क्या होगा? एपीकल्चर। आंसर ए सही हो जाएगा, एपीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, मायोपिया निकटदर्शी दोष में प्रयुक्त लेंस कौन है? मायोपिया निकटदर्शी दोष में प्रयुक्त लेंस है, तो कौन सा है भाई? कौन सा है मायोपिया निकटदर्शी प्रयुक्त लेंस? कौन सा है? आंसर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है असली आभासी, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मायोपिया निकटदर्शी। मायोपिया का मतलब क्या हो गया? निकटदर्शी। तो निकट के लिए क्या हो जाएगा? प्रयुक्त लेंस कौन सा हो गया? निकट के लिए। तो क्या हो जाएगा? निकट के लिए कौन सा हो गया? निकट। तो क्या हो जाएगा? अवतल। और दूर, देखो इनकी एक ट्रिक है, देखो निकट और दूर। ठीक है। तो निकट के लिए क्या हो जाएगा? निकट के लिए तो हो जाएगा, सॉरी, इसमें आपको असली आभासी की जगह अवतल लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट।
तो निकट के लिए तो जाएगा अवतल, अवतल, और दूर के लिए हो जाएगा उत्तल, दूर के लिए क्या हो जाएगा उत्तल। अब इसमें देखो 1 और 2, इसमें कितने 1 2 3, 3 है, इसमें कितने 1 2 3 4, जितने जितने अक्षर हैं उससे ज़्यादा कर दो। इसमें कितने 1 2, इसमें कितने 3 1 2 3, तो जितने जिसमें जितने हैं उससे एक ज़्यादा कर दो। निकट में 3 है तो उत्तल, आंसर क्या हो जाएगा उत्तल। यहाँ पे बी की जगह ऑप्शन क्या हो जाएगा अवतल, अवतल, अवतल कर लेना यहाँ पे, अवतल कर लेना, ठीक है। निकट के लिए अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? क्या उल्टा होता है, क्या असली होता है, क्या तिरछा होता है, या इनमें से कोई नहीं? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सभी बताइए भाई, कैसा होता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंसर क्या आ जाएगा अपना सी, ऑप्शन नंबर सी, असली। कैसा होता है? असली होता है। कैसा? असली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैं बता रहा हूँ आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं पूछे जाएंगे। आप सोचोगे ऐसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, जयपुर की हाँ राजधानी से प्रश्न जरूर आएगा, लेकिन इतने सरल भी नहीं आएंगे, दूसरे स्टेट से ही पूछे जाएंगे, या आपकी खुद की स्टेट की राजधानी ऐसे हो सकता है कई बार कई शिफ्ट में पूछ भी ली जाती है, लेकिन इतना भी इजी नहीं आता है। लेकिन बता रहा हूँ कि मॉडर्न लेवल का आता है, ना इजी आता है ना हार्ड आता है। अगर जो बंदा मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है, उसका आराम से पेपर क्लियर हो जाता है, आराम से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी योजक क्या कहलाती है? योजक कड़ी क्या कहलाती है? तो सजीव और निर्जीव की कड़ी तो क्या कहलाती है? सभी को पता है क्या कहलाती है? वायरस, वायरस। जो बंदा 1-2 बार पेपर देता है उसको तो वो तो सभी आंसर प्रश्नों के आंसर आराम से दे देगा, और जो बंदा पहली बार तैयारी कर रहा है जो भी भाई, उसको थोड़ा टफ लगेगा। लेकिन हाँ मैं बोल रहा हूँ आप तैयारी करो, किसी भी बुक से या किसी का बैच लेके आप अगर तैयारी करोगे और बाद में अगर टेस्ट दोगे ना, मेरे 50 मॉडल पेपर दे रहा हूँ, 50 दिन में करा दूँगा। अगर उसके बाद में अगर आप मेरे मॉडल पेपर में आप टेस्ट दोगे तो आपके आंसर आएंगे फटाफट। आप बोलोगे, आप में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अगर अभी भी पेपर करवा ले तो 50 में से 50 सही होंगे आप भी, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन हाँ आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं तो नहीं होगा। कौन सा काम है जो बिना मेहनत के हो जाए? करे बिना कोई सा काम नहीं होता, काम मेहनत तो करनी पड़ती है। कोई सा भी काम देख लो आप, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? अब बताओ, आप ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। और ऑप्शन ऐसे मैं खुद ने नहीं डाला है, मैंने ऑप्शन, ये ऑप्शन उन्हीं पिछले वर्षों में जो 2022 का पेपर है उसमें ही ये प्रश्न ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो तुम, धारा किस आसानी प्रभाव पे, या दोनों प्रभाव पे, या सभी पे। अब तुम खुद देखकर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस होगा ना भाई तुम्हें, तो अब तुम खुद को सोच लोगे विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? विद्युत घंटी मतलब धारा बहती है तो धारा की चुंबकीय प्रभाव पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? धारा की चुंबकीय प्रभाव पे, धारा की चुंबकीय प्रभाव पर, सॉरी, धारा की चुंबकीय प्रभाव पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी की सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है भाई? ऑप्शन ए है हमारा जलवाष्प,
ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चुनना पत्र का रासायनिक सूत्र क्या है? चुनना पत्र का रासायनिक सूत्र क्या है? चुनना पत्र का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओ क्या CaO नहीं होगा, क्या क्या CaO2 होगा, क्या CaCO3 होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये CaCO3 है, ये CaOH2 है। ठीक है, तो चुना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, CaCO3। CaCO3 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 ऑप्शन। चुना पत्र का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु पूछी है इसमें, सबसे हल्की धातु कौन सी है? जोर देना थोड़ा सा, सबसे हल्की धातु कौन सी है पूछा गया है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी लिथियम, एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे हल्की धातु पूछिए आपको तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिथियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है भाई? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अपकेंद्रण, अपवहन, विसरण, या इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन क्या करती है? क्या करती है भाई? किस सिद्धांत पे कार्य करती है? बताओ जैसे, बताओ जल्दी से बताइए, किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपकेंद्रण पर, अपकेंद्रण पर, अपकेंद्रण पर, अपकेंद्रण पर। किस सिद्धांत पे? अपकेंद्रण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है? अब बताओ तुम। मैं बता रहा हूँ, अब आपको अगर विश्वास हो या ना हो बताता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ना तो इजी पूछे जाएंगे ना ही हार्ड पूछे जाएंगे। अगर मेरे ये मैं आपको 50 मॉडल पेपर कराऊंगा, अगर मॉडल पेपर 50 पूरे किया आपने तो बता रहा हूँ, अगर 50 में से 45% सही नहीं किए ना आपने तो बोल देना, वापस एग्ज़ाम दे के वापस आके बोल देना। क्योंकि मॉडल पेपर ऐसे बनाए हैं जिनमें से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंट क्वेश्चन। और TCS का नियम क्या है? TCS में आपको अगर एग्ज़ाम है ना, आपकी अगर एग्ज़ाम लगभग अप्रैल में है, आप उस दिन खुद देख लेना। अगर जिस बंदे की 23 तारीख की 30 शिफ्ट में यदि कोई सा भी पर्सन आया है तो वही पर्सन उस बंदे ने या तो चॉइस में डालो या ना डालो, 25 की शिफ्ट में तो वो पर्सन डाला ही है उसने। क्योंकि TCS का नियम यही है कि पर्सनों को रिपीट करती है, वो पर्सनों को रिपीट करती है। हाँ, हो सकता है 4-5% ऐसे हो जो नहीं जुड़े हो, नहीं जोड़ देती है, लेकिन उसका नियम यही है TCS का कि पर्सनों को रिपीट करती है, या जो पर्सन ज़्यादा उनको अच्छा लगता है उस पर्सन को तो वो देते ही देते हैं। अब तो पर्सनों का वो रिपीट करती है, ज़रूर करती है। देख लेना, आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना उस दिन देख लेना कि 23 तारीख की शिफ्ट में जो पर्सन पूछा गया है, 30 पहली शिफ्ट में देख लेना या दूसरी में, तीसरी में, कोई सा में, और वही पर्सन आपको या तो चॉइस की में मिल जाए, और चॉइस की में ना मिले तो 25 तारीख की शिफ्ट में तो ज़रूर मिलेगा। और इस बार तो मैंने ये भी देखा है कि 23 तारीख की पहली शिफ्ट में जो पर्सन पूछा गया था वही दूसरी में पूछ लिया और वही पर्सन तीसरी में पूछ लिया। तीनों शिफ्ट में एक पर्सन रिपीट हुआ है, तीनों शिफ्ट में एक ही पर्सन रिपीट हुआ है। अब देख लो तुम, TCS का नियम यही है। वो ना अब अभी तो ये ऑनलाइन हो गया, नहीं पहले तो जो पहले पर्सन करवाते थे, यानी 50 का नंबर जो 50% आते थे, उनमें से लगभग 30 से 35% तो रिपीट ही होते थे। 15% तो ऐसे मान लो कि वो ऐड कर देते थे। 50 में से 15 भी नहीं कर पाते थे, लगभग 40% थे जो रिपीट, वो 40% तो रिपीट होते थे, रिपीट। और बंदे तभी पेपर पास करते थे। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन के टाइम
बंदा फैला हो पेपर में, जो मेहनत थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं करता था वो तो उसकी तो अलग बात है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेहनत करता था वो आराम से उस टाइम पेपर पास कर देता। लेकिन अब फ़िलहाल क्या हो गया है कि अब पहले एग्ज़ाम कर दी गई है, तो एग्ज़ाम करने थोड़ा क्या हुआ कि थोड़ा सा टफ लेवल देने के लग गए हैं। और ऑनलाइन का तो आपको भी पता है कि थोड़ा ऑफलाइन से थोड़ा टफ ही आता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं आता है। पर्सनल निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, क्या होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? एक ऊंचाई के बराबर, एक व्यक्ति की ऊंचाई के आधा, एक व्यक्ति की ऊंचाई का दोगुना, एक निम्न में से कोई नहीं। यदि ये बता रहा है कि हम जो दर्पण होता है जिसको हम मारवाड़ भाषा में कांच बोलते हैं, कांच बोलते हैं ना सभी हम। देखो आप फिलहाल मुझे पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन हमारे तो यहाँ पे कांच बोलते हैं जिसको। यदि अगर हमारी शक्ल उसमें देखनी है जिसको हम दर्पण बोलते हैं, ये प्रतिबिंब बोलते हैं, यदि हमारा प्रतिबिंब उस कांच में या दर्पण में देखना हो तो वो दर्पण कितना यानी व्यक्ति से कितना का संपूर्ण देखने के लिए यानी दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? क्या व्यक्ति के बराबर होनी चाहिए? क्या व्यक्ति के ऊंचाई का आधा होना चाहिए? क्या व्यक्ति की ऊंचाई के 2 गुना होना चाहिए? 2 गुना तो कभी नहीं होगा, बराबर कभी नहीं होगा तो कितना होगा? व्यक्ति के ऊंचाई का आधा होगा। अगर आधा है, अगर कांच या दर्पण आधा है तो आराम से व्यक्ति की पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा आराम से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, और एक व्यक्ति के ऊंचाई का आधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1-2% और बचे। ट्यूबलाइट में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन। तो ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? अब देखो, अगर हमें पूछा गया ट्यूबलाइट में तो ये साधारण की बात की है, लेकिन यदि पूछ लेता कि फ्लैश लाइटों में किस गैस का प्रयोग होता है, उस टाइम आता Mg का, मैग्नीशियम का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया ओनली ट्यूबलाइट पूछा गया हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्गन हो जाएगा। लेकिन जो ये फ्लैश लाइट होती है ना, फ्लैश लाइट उनमें किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। किसका? मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, गंगा रोग किसकी कमी से होता है? अब ये पर्सन मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बार रिपीट हुआ है कि इतनी एग्ज़ाम में आर्मी की जितनी एग्ज़ाम हुई है उसमें लगभग शिफ्टों में ये पर्सन रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये पर्सन। गंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, या इंसुलिन की, या लोहा की, या इनमें से कोई नहीं? तो गंगा रोग सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से होता है, सभी जानते हैं किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, शीशा का संकेत क्या है? शीशे का संकेत क्या है? शीशे का संकेत क्या है भाई? शीशे का संकेत क्या? Ag है, क्या Au है, क्या Pb है, या क्या Fe है? ठीक है, तो Ag तो किसका है? चांदी का है। Au किसका है? सोना का है। Pb Fe क्या? फेरम का है। तो शीशा का संकेत क्या हो जाएगा हमारा? Pb। Sn लिखते हैं जिसका संकेत क्या हो जाएगा? Sn से लिखते हैं जिसका संकेत हो जाएगा Pb। शीशा का संकेत क्या हो जाएगा? Pb। ठीक है, Pb। तो आज के हमारे इस मॉडल पेपर के 30 क्वेश्चन थे जो हमने समाप्त कर लिए हैं। और अगला पर्सन आएगा, जो मॉडल पेपर आएगा, वो भी मेरे हिसाब में आपकी कोशिश करूँगा कि जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, अब जो नवंबर में एग्ज़ाम हुई थी 2022 में, वो पर्सन लेके आऊँगा मैं आपके लिए। नवंबर में हुई थी ये, अभी मैंने जो ये टेस्ट लिया आपका 30 प्रश्नों का, ये तो था अक्टूबर 2022 का। और अब जो अगला
नेक्स्ट होगा हमारा 30 क्वेश्चन का, वो होगा नवंबर 2022 का, नवंबर 2022 को होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।